हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सैलरी कर रहे हैं। सैलरी में 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो सैलरी किसे कहते हैं, किसको सैलरी में इंक्लूड किया जाता है, सैलरी की मेन डेफिनेशन क्या है। दूसरा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलाउंसेस, जो मैंने आपके साथ पीछे काफ़ी लेक्चरों में अलाउंसेस को डिस्कस कर लिया है, वो भी सैलरी में ऐड होते हैं। तीसरा है परक्विजिट्स, ये आपको दूसरा नाम इसको पर्क्स भी कह सकते हैं हम। ये हम अभी डिस्कस करेंगे एक अगले लेक्चर्स में। जब हमारे तीनों टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि हमें सैलरी का थियोरी भी अच्छे ढंग से आ गई और न्यूमेरिकल भी आ गए। मेन इसके सैलरी में इम्पोर्टेंट चीज़ है थियोरी। न्यूमेरिकल में तो बस आपकी थियोरी बताएगी कि किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना। जिसको 100% थियोरी आ गई उसका 100% न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। और आपने हर एक टॉपिक थियोरी के साथ इसके छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल है वो साथ में करते रहने हैं। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, स्टार्टिंग कर रही हूँ परक्विजिट्स, ठीक है। क्या होते हैं परक्विजिट्स, ठीक है। ये सैलरी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट्स अलाउड और एम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ये कौन देता है? एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है। और जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसकी कोई भी परक्विजिट्स की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन ये की गई है कि एनी कैजुअल एम्यूलमेंट्स, कोई भी फीस प्रॉफिट अटैच टू ऑफिस, मतलब कि जैसे सैलरी और अलाउंसेस के अलावा कोई भी प्रॉफिट फीस दी जाती है और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, वो क्या मानी जाएगी? परक्विजिट्स मानी जाएगी, पर्क्स माने जाएंगे, ठीक है। जो जो पर्क्स एक एक्रू ही नहीं हुए हैं उनको वो टैक्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर भी परक्विजिट्स में भी डिफाइंड as any casual benefit attached to an office or position in addition to salary or wages. It also denote something that the benefits may be going into the own pocket, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे क्या होती हैं परक्विजिट्स, ठीक है। तो थोड़ा आगे और डिटेल में जाएंगे तो आपको और भी पता चल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वेदर रिसीव्ड इन लमसम और इट्स बीइंग रिसीव्ड एवरी मंथ। ये पर्क्स इतना ज़रूरी नहीं है कि हर महीने ही दिए जाएं, हो सकता है कि आपको इकट्ठे साल में एक बार भी मिल जाए, ठीक है। और ये आप समझ गए ना। और प्रोवाइड जैसे हमारे सैलरी और अलाउंसेस हर मंथ होते हैं ना, जैसे ये होते हैं साल का भी होता है, तो ये क्या है लम सम में भी हो सकते हैं। प्रोवाइडिंग ए पर्सनल बेनिफिट टू द एम्प्लॉय और इस फैमिली मेम्बर। ऐसा नहीं है कि ये जो पर्क्स दिए जाते हैं अकेले एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, उसके फैमिली मेम्बर को भी दी जाती हैं, तो ये भी सैलरी में ऐड होंगे नहीं होंगे ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, परक्विजिट्स कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 17(2), सेक्शन 17(2), ठीक है। आपको पता ही है जो हमारी सैलरी कौन से सेक्शन के अंडर आती है? 15, 16, 17। तो जो लास्ट हमारा सेक्शन है सैलरी के अंदर, सेक्शन 17(2), वो किसको कवर करता है? परक्विजिट्स को कवर करता है। तो मुझे लगता है कि अभी परक्विजिट्स आपको समझ आ गए। ये भी एक टाइप का एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। कोई भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं? पर्क्स कहते हैं। देखो ये जो पर्क्स दिए जाते हैं कैश के रूप में भी हो सकते हैं और इन काइंड, मतलब कि जैसे कार की सर्विस दे दी, रहने की सर्विस दे दी, है ना, फ्री में रह लो, तो उसकी वैल्यू जो पेड कैश भी हो सकती है और इन काइंड्स भी हो सकती हैं। और इसमें परक्विजिट्स मतलब किस में होता है? बेनिफिट टू एम्प्लॉय। इसमें किसका बेनिफिट होता है? एम्प्लॉय को बेनिफिट देने की बेनिफिट होता है। कंटीजेंट पेमेंट आर नॉट परक्विजिट्स। कंटीजेंट मतलब जो अचानक की, जिसके बारे में अभी कोई हैपनिंग या नॉट हैपनिंग पर डिपेंड करती है इवेंट पर, वैसी पेमेंट को हम परक्विजिट्स नहीं कहेंगे। हम कहते हैं कि कल बिजनेस में ऐसा होगा तब आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसी पेमेंट को हम परक्विजिट्स पर्क्स नहीं कहते हैं। बेनिफिट शुड बी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। बेनिफिट कौन देता है? एम्प्लॉयर, जो जिसने हमें जॉब दी है ना वो देता है। किसको देता है? एम्प्लॉय को। बेनिफिट शुड हैव लीगल ओरिजिन। जो बेनिफिट होते हैं वो क्या होने चाहिए? लीगल होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। हम जो अपने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट देते हैं वो क्या होना चाहिए? लीगल ओरिजिन होने चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, आपको पता ही है कि हम सैलरी में हमने स्टार्टिंग में ही कहा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट का। ऐसा नहीं है किसी थर्ड पर्सन ने दे दिए तो उसको अदर सोर्स इनकम में आएंगे, वो सैलरी में नहीं आएंगे। तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? यदि हमने पर्क्स की बात कर रहे हैं तो उन दोनों में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। जो हमारे पर्क्स हैं ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग
मतलब कि रिकरिंग मतलब बार बार भी हो सकते हैं कि पक्ष में बार बार मिलते जा रहे हैं, कार की फैसिलिटी बार बार मिलती जा रही है, कुछ भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नॉन रिकरिंग मतलब एक बार ही मिल रहे हैं, तो इसका कोई रीज़न नहीं है। यदि एक बार मिल रहे हैं तब भी हम इसको पक्षी कहेंगे, बार बार मिल रहे हैं तब भी हम इसको क्या कहेंगे, पक्षी कहेंगे। एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, मतलब कि पक्ष कब तक माने जाएंगे, जब तक वो वहाँ पर जॉब कर रहा है। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है। तो और मे बी प्रेजेंट, पास्ट और प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि ये जो पक्ष होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि पिछली सैलरी, आज की सैलरी, कल की सैलरी पर टैक्स लेता है, मतलब कि जो पक्ष होते हैं आज के लिए भी हो सकते हैं, जो हमने पास्ट में ले लिए हैं वो भी हो सकते हैं, और फ्यूचर में लेंगे वो भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है पक्ष की प्रेक्विजिट्स की आपको डेफिनेशन अच्छे से आ गई होगी। क्या होती है प्रेक्विजिट्स? एक टाइप का बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 17(2) के अंदर है, ठीक है। और इनकम टैक्स एक्ट में इसकी कोई डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है। बस ये क्या है, जैसे कि सैलरी और अलाउंसेस के अलावा जो भी कोई भी बेनिफिट दिए जाते हैं उसको पक्ष हम कहते हैं, ठीक है। ये भी सेक्शन वाइज है, वैसे तो डेफिनेशन नहीं दी गई है एक्ट के अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोक्यूजिट्स, मतलब कि कितने टाइप के होते हैं हमारे प्रोक्यूजिट्स, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। जैसे हमारे अलाउंसेस भी 3 टाइप के थे ना, कि फुली एग्जम्प्टेड, फुली टैक्सेबल और पार्शली एग्जम्प्टेड, है ना। तो ये तो देख लेते हैं कैसे हैं। ये फुली एग्जम्प्टेड, पहला जैसे ये जैसे अलाउंसेस होते हैं, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द ऑल द एम्प्लॉय। दूसरे वैसे ही हो गया, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय को उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जितने भी पक्ष हमें एम्प्लॉयर से मिले उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में जितने भी पक्ष मिले उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। और टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, मतलब थर्ड क्या हो गया, सिर्फ कुछ लोगों, कुछ स्पेसिफाइड हम एम्प्लॉय डिस्कस करेंगे जिनको ये टैक्स देना है, बाकियों को नहीं देना, ठीक है। इसमें क्या है, हर टाइप का एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट में हर टाइप के एम्प्लॉय को ये टैक्स देना है जिनको ये बेनिफिट मिलते हैं। और हर किसी को भी नहीं देना ये वाला टैक्स नहीं देना, कुछ को देना है, कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय को देना। तो आपने 3 टॉपिक आपको तैयार हो गए ना, हमने तीनों को डिटेल में पढ़ना है तो आपका पर्क्स खत्म है। मतलब इन्हीं को हमने आगे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, प्रोक्यूजिट्स होते क्या हैं और टाइप्स ऑफ प्रोक्यूजिट्स। तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये तीनों भी आ सकते हैं टाइप्स में, और ये भी आ सकता है अकेला अकेला भी बड़ा लॉन्ग है। आप ये भी अकेला आ सकता है, ये भी अकेला पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है थियरी का, और ये भी आ सकता है। लेकिन आपको एक यदि न्यूमेरिकल करना है तो आपको इनको डिटेल में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, तभी न्यूमेरिकल होगा। क्योंकि हर एक आपका आपने सोचना, यदि आपको ये सारी याद होगी तभी आप सोचेंगे कि ये इस पोर्शन में आएंगे, इस पोर्शन में आएंगे, इस पोर्शन में आएंगे। यदि आपको थियरी की डिटेल नॉलेज होगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने इसको आज अभी कर लेना है, ठीक है।